तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैडम, आप मान जाए तो आपका क्या जाएगा? ये तुम्हारी ख्वाहिश हरगिज पूरी नहीं हो सकती। मैं देखता हूँ कैसे पूरी नहीं होती। बस एक बार, लेकिन आइंदा कभी मुझे मत कहना। आइंदा कभी नहीं कहूंगा, बस इस बार मान जाओ। जल्दी करो, कोई आ जाएगा। मैडम, कोशिश तो कर रहा हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, और एक बात याद रखना, किसी को मत बताना। मैडम, आप बेफिक्र हो जाएं। मैडम, आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मुझे सजाए मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं। बस हो सके तो ये बात किसी से मत कहना। एक कैदी जिसे सजा-ए मौत सुनाई जा चुकी थी, जब उसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। मस्जिद में ऐलान करवा दें, क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार है? पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह तकने लगे। क्या वाकई इसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? वो लड़की कहाँ से आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो उस रात क्या होगा? मेरा नाम सोनाली वर्मा है। मैं 40 बरस की लेडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अदालतों, थानों और इन्हीं जेल की दीवारों के बीच गुजरा है। मैंने बेशुमार चेहरे देखे, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ मासूम नजर आने वाले और कुछ पत्थर दिल। राजेश ने मुझे अजीब सी कशमकश में डाल दिया था। वो आम मुजरिम नहीं लगता था। आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरे पर रहस्यमय सा सुकून, जैसे सब कुछ समझकर भी खामोश बैठा हो। वो सिर्फ 19 बरस का था। ये बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती थी कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं, उसे अब दुनिया से रुखसत होना है। वो कम ही बोलता, जैसे अल्फाज पास हो मगर काम के ना हो, या शायद वो कहना ही ना चाहता हूँ। कई बार दिल चाहा पूछूं, राजेश तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया जिसकी सजा मौत ठहरी? मगर उसके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे होंठ सी देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे सख्त दिल बना दिया था, मगर 870 के सामने दिल में एक नरमी सी जाग उठती। मैं जानती थी कि यहाँ कैदियों के साथ जाति राब्ता रखना मना है, कानून सख्त है। इसके बावजूद अंदर कहीं कोई सवाल बार बार सर उठाता, क्या ये लड़का वाकई मुजरिम है या हालात का शिकार? इसी सोच के बीच आज मुझे एक खास हुक्म मिला था। एक ऐसा हुक्म जो न सिर्फ राजेश की आखिरी ख्वाहिश से जुड़ा था, बल्कि आने वाले चंद दिनों में हमारी पूरी जेल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 870 को सजाए मौत दी जानी थी। इस दौरान उसे अपनी माँ और वालिद से आखिरी बार मिलने की इजाजत मिली। ये खबर सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जेल के माहौल में सख्ती आम बात थी, मगर आज फजा में उदासी और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। मैं जानती थी कि सजाए मौत पाने वाले हर कैदी को आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का हक दिया जाता है, ख्वाह वो कोई खास खाना हो, मुलाकात हो या कोई और तमन्ना। लेकिन कोई भी ऐसी अनोखी फरमाइश नहीं करता था जैसी राजेश ने बाद में करनी थी। राजेश कुमार, एक दुबला पतला मगर पुरज़्म लड़का, जब अपनी माँ से मिला तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वो औरत अपने बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तू बेगुनाह है, उसके यकीन ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सजा सुनाई जा चुकी थी, फिर भी वो पुरुम्मीद थी कि कोई मौजा होगा। उसी दिन मुझे राजेश से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछने का हुक्म मिला। मैंने सोचा शायद वो अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांगेगा या कोई सादा सी ख्वाहिश जाहिर करेगा, मगर जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। मैंने आहिस्तगी से पूछा, राजेश तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो कहो पूरी करने की कोशिश की जाएगी। उसने मेरी तरफ देखा, एक लम्हे को खामोश रहा, फिर बोला, मेरी एक ख्वाहिश है, मगर वादा करें उसे पूरा करेंगी। मैंने जवाब दिया, ये हर कैदी का हक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने समझा शायद वो किसी से मिलना चाहता है, मगर जब मैं उसे एसपी साहब के पास ले गई और उन्होंने नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसके लबों से जो अल्फाज निकले उन्होंने पूरा कमरा साकित कर दिया। राजेश ने कहा, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ, अपनी बीवी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, फांसी से पहले। राजेश की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं, एसपी साहब और बाकी अफसर सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एसपी साहब ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद संजीदगी से कहा, बेटा शादी तो हम करवा सकते हैं, लेकिन सोचो कौन लड़की तुमसे शादी करेगी जब सब जानते हैं कि तुम्हें 2 दिन बाद सजाए मौत दी जाने वाली है। तुम गरीब घराने से हो, न कोई दौलत न असर और रसूख। कोई लड़की अपनी जिंदगी एक दिन की दुल्हन बनने के लिए क्यों बर्बाद करेगी? राजेश खामोशी से सुनता रहा, चेहरे पर अजीब सा सुकून, फिर बोला, मैं अपनी बात पर कायम हूँ सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है। एसपी साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, कोई और ख्वाहिश मांग लो, कुछ खाना, किसी से मुलाकात या किसी जगह जाना। शादी मुमकिन नहीं, राजेश ने धीरे से कहा। सर आप फिक्र न करें, मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी, बस आप एक काम करें, मस्जिद में ऐलान करवा दें कि कैदी राजेश कुमार अपनी सजाए मौत से पहले एक दिन के लिए शादी करना चाहता है किसी ऐसी औरत से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बने। ये सुनकर मैं बेख्याल चौंक उठी। पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। सबके चेहरों पर हैरत थी कि कोई कैदी ऐसी अजीब शर्त कैसे रख सकता है। राजेश ने हमारी खामोशी तोड़ते हुए कहा, अगर कोई औरत राजी हो गई तो उसे रोकना मत, वरना मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर चाहे मुझे फौरन फांसी दे दी जाए। उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि किसी को इनकार करते नहीं बना। एसपी साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है ऐलान करवा देते हैं, मगर हमें यकीन है कोई औरत नहीं आएगी, भला कौन ऐसी शर्त पर शादी करेगा। उसी शाम जेल के करीब वाक़े मस्जिद से ऐलान गूंज उठा, कैदी नंबर 870 राजेश कुमार अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर एक दिन के लिए किसी औरत से शादी करना चाहता है। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से राजी हो तो वो जेल इंतजामिया से राब्ता करे। ये ऐलान पूरे कानपुर में फैल गया, मगर हमारे दिलों में यकीन था कि कोई नहीं आएगा। हम सबका यही ख्याल था कि कोई भी औरत ऐसी शर्त पर आगे नहीं आएगी। राजेश एक गरीब घराने से था,
न शोहरत न हैसियत। उसे कौन दुल्हन के रूप में कबूल करता। हमें यह सब एक मजाक सा लगा, मगर ऐलान के सिर्फ 1 घंटे बाद एक सिपाही हाँफता हुआ मेरे ऑफिस में आया। मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी है और उसके साथ एक पंडित जी भी हैं। ये सुनकर एसपी साहब और मैं दोनों हैरान रह गए। हम तेजी से बाहर निकले तो सामने 17-18 साल की एक नाजुक सी लड़की खड़ी थी। वो सुर्ख जोड़े में मलबूस थी, सजी हुई, मगर चेहरे पर अजब सुकून और अज़्म था। उसके साथ एक बुजुर्ग पंडित जी खड़े थे, हाथ में शादी का रजिस्टर लिए हुए। एसपी साहब ने सख्त लहजे में पूछा, पंडित जी, ये क्या माजरा है? ये लड़की कौन है? उन्होंने अदब से जवाब दिया, साहब ये लड़की खुद मेरे पास आई थी। इसने कहा कि वो राजेश कुमार से शादी करना चाहती है। मैंने लाख समझाया कि बेटी, वो सजाए मौत का कैदी है, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मगर वो न मानी। कहने लगी, ये मेरा फैसला है, मैं उसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। जेल के सहन में सन्नाटा फैल गया। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि राजेश को वाकई कोई इतना चाहता है कि दुनिया, इज्जत सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। लेकिन कानून कहता था कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। चुनांचे हमने इजाजत दे दी। पंडित जी को अंदर बुलाया गया, राजेश को सेल से निकाला गया। जेल के दफ्तर में मुख्तसर सी रस्मों के साथ उनकी शादी कर दी गई। शादी मुकम्मल होने के बाद राजेश ने मुस्कुराकर कहा, अब आप वादे के मुताबिक मेरी दुल्हन को मेरे पास भेज दें। मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बस एक रात की बात है। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई, मगर एसपी साहब ने खामोशी से सर हिलाया। मैंने दुल्हन को राजेश के सेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। सोचा शायद कुछ देर बाद वो खुद ही बाहर आ जाएगी, मगर वक्त गुजरता गया और अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने थोड़ा गौर किया, मगर इत्मीनान से वापस दफ्तर चली गई। रात गहरी होती गई। फिर अचानक जेल की फजा एक चीख से गूंज उठी। मैं दौड़ती हुई राजेश के सेल की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो वो लड़की दुल्हन के लिबास में खड़ी थी, घूंघट नीचे और सांसें बेतरतीब। वो लड़की बेतरतीब सांसें ले रही थी, पूरा बदन कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम तो अपनी मर्जी से शादी करके आई थी, अब क्या बदल गया? वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैंने तंजी लहजे में कहा, क्यों? मोहब्बत का नशा उतर गया या अब अंजाम का खौफ जाग गया? मगर वो खामोश रही, कपड़ों के पल्लू मुट्ठियों में भींचे खड़ी थी। चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे किसी डरा देने वाले ख्वाब से गुजरी हो। मैंने दरवाजा खोला तो वो लड़की बिजली की तरह बाहर निकल पड़ी, बिना कुछ कहे तेजी से चली गई। मैंने सेल फिर बंद किया और वक्त सी वापस अपने दफ्तर आकर बैठ गई। सारी रात ख्यालों में डूबी रही, फिर थकान के मारे सो गई। मुझे क्या खबर थी कि सुबह होते ही एक तूफान आ रहा था। सूरज निकला ही था कि एसपी साहब गुस्से में मेरे दफ्तर में दाखिल हुए। इंस्पेक्टर सोनाली, फौरन जाओ और देखो राजेश कहाँ है। मैंने हैरानी से कहा, सर वो अपने सेल में होगा, जाओ देखो। वे गरजे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़ती हुई राजेश के सेल की तरफ गई। दरवाजे के पास जाकर आवाज दी, राजेश बाहर आओ। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने खिड़की से झांका, अंदर एक शख्स मर्दाना लिबास में दीवार के पास लेटा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, आगे बढ़ी और जैसे ही उस शख्स को सीधा किया, मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। ये वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वह राजेश के कपड़ों में मलबूस बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। मंजर देखकर वे दहाड़ पड़े, ये क्या तमाशा है? राजेश कहाँ है? मैं कुछ न बोल सकी। वे चिल्लाए, तुम्हारी लापरवाही ने जेल का निजाम हिला दिया, एक सज्जाए मौत का कैदी फरार हो गया है। मैं सन्न रह गई थी, दिमाग सुन्न हो गया था। हम सबको एहसास हुआ कि राजेश ने एक ऐसी चाल चली थी जिसने हमें अंधा कर दिया। वह दुल्हन के लिबास में जेल से फरार हो चुका था और यह लड़की, शायद उसकी साथी, जानबूझकर उसके लिए कुर्बानी बन गई थी। जब वह होश में आई तो बिल्कुल पहरे से शांत लहजे में बोली, आप लोगों ने राजेश के साथ नाइंसाफी की है, वह सजाए मौत का हकदार नहीं था। मैंने गुस्से से कहा, यह अदालत फैसला करेगी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, फैसला वक्त करेगा और वक्त साबित करेगा कि वह बेगुनाह है। एसपी साहब ने सख्ती से हुक्म दिया, राजेश को फौरन तलाश करो, अगर हमने उसे न पकड़ा तो अंजाम भयंकर होगा। सारी जेल में खलबली मच चुकी थी। एक सज्जाए मौत का कैदी हम सबको धोखा देकर भाग गया था। एसपी साहब गुस्से में आग बगुला थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने एक ऐसे शख्स पर भरोसा किया जिसने हमें आंखों में धूल झोंक दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस लड़की से सच उगलवाना। राजेश को ढूंढना मुमकिन नहीं था, वो कई घंटे पहले फरार हो चुका था। मैंने सख्त लहजे में कहा, देखो लड़की, अब तुमसे सवाल होंगे, अगर तुमने सच न बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो परसुकून थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। बोली, मैं राजेश के बारे में सब सच बताऊंगी। मैंने गौर से देखा, उसके चेहरे पर न कोई घबराहट थी न पछतावा। मैंने पूछा, क्या वो वाकई तुम्हारा भाई है या तुम लोगों ने ये ड्रामा रचाया था? वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, वो मेरा हकीकी भाई नहीं है। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों की? तुम दोनों ने जेल को बेवकूफ बनाया। राजेश फरार हो गया, मगर याद रखो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप गलत हैं, वो भागा नहीं, वो वापस आएगा। मैं चौंक गई। तुम्हें कैसे यकीन है? क्योंकि वो जानता है कहाँ जाना है और कब वापस आना है। अब वो मेरा शौहर है, वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। उसके लहजे में ऐसा यकीन था कि लम्हा भर के लिए मेरा दिल भी डोल गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? वो बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला बदल जाएगा। तब आपको अंदाजा होगा कि असल मुजरिम कौन है और राजेश ने जो किया क्यों किया। मैं खामोश हो गई। वो लड़की अब भी अपने मौके पर डटी हुई थी, जैसे किसी बड़ी सच्चाई को छिपाए बैठी हो। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा नाम प्रीति है और मेरी बड़ी बहन की मंगनी राजेश से हुई थी। प्रीति ने बात शुरू की। राजेश बचपन से ही बहादुर और बेखौफ लड़का था। शायद ही कोई लम्हा आया हो जब उसने किसी के सामने कदम पीछे हटाए हों।
वह मेरे वालिद के चाचाजाद भाई का बेटा था, यानी मेरा फूफीजादा भाई। बाप उसे बहुत चाहते थे और जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी राजेश से करवाई तो वह हमारे घर का हिस्सा बन गया। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। प्रीति के लहजे में दुख भी था और फख्र भी। हमारा गांव सहारनपुर छोटा सा था, मगर वहां का माहौल अजीब था। एक रात राजेश भाई हमारी खलाजाद बहन से मिलने आए। उस रात अबू घर पर नहीं थे और हम दोनों बहनें अकेली थी। मैं बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। राजेश भाई और आप ही दूसरे कमरे में बात कर रहे थे। सब कुछ मामूली के मुताबिक लग रहा था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। वह लम्हा याद करके प्रीति की आवाज थरथरा गई। मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो 3-4 बदमाश खड़े थे। उनके चेहरों पर दरिंदगी थी। उनमें से एक ने कहा, हमें पता है अभी तुम्हारे घर में एक नौजवान आया है, उसे बाहर निकालो। मैं घबरा गई, सोचा कहीं अबू ना आ जाए या कोई तमाशा ना हो। शोर सुनकर राजेश फौरन बाहर आया। उसने मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कान लगाकर सुनने लगी। बाहर राजेश उन बदमाशों के सामने डटा हुआ था। उनमें से एक ने कोई घटिया बात कही, मगर राजेश ने बजरता दिखाया। अगर चाहा होता तो वह उन सबको मार भगाता, मगर वह जानता था कि वह अकेला है और हम 2 कमजोर बहनें अंदर हैं। राजेश भाई ने नरमियत से उन्हें समझाया और किसी तरह वापस भेज दिया। उस रात वह देर तक बाहर दरवाजे के पास बैठा रहा, जैसे किसी खतरे का पहरा दे रहा हो। प्रीति की आंखें नम हो गईं। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि राजेश सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि दूसरों की इज्जत की हिफाजत करने वाला इंसान है। हमें अंदाजा नहीं था कि यही रात आने वाले तूफान की पहली आहट थी। प्रीति ने गहरी सांस ली और बोली, मगर वह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जैसे हमारी जिंदगी अजाब बन गई। हर रोज वही 3-4 बदमाश हमारे घर के बाहर आ खड़े होते। जैसे ही अबू काम पर जाते वो हमें तंग करने लगते। हम दरवाजे बंद कर लेते, मगर खौफ दिल से नहीं जाता था। फिर एक रात वह वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रीति की आवाज लड़खड़ाने लगी। रात के अंधेरे में खिड़की के शीशे टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। राजेश भाई भी उसी वक्त घर आ चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बदमाश खिड़की फांदने वाला है। वे और सहन न कर सके, बाहर निकले और उनसे उलझ पड़े। मैं खामोशी से सुन रही थी। प्रीति के अल्फाज मेरे दिल पर नक्श होते जा रहे थे। वो लड़ाई खौफनाक थी, प्रीति बोली। चीखों की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजी। मेरी बड़ी बहन उनके बीच आ गई और उसी झड़प में मार दी गई। राजेश भाई के हाथों एक शख्स हताहत हो गया, मगर वह कत्ल नहीं था, वह हमारी इज्जत बचाने की जंग थी। प्रीति के आंसू बह निकले। असल मुजरिम वे बदमाश थे, मगर सजा राजेश भाई को मिली। अगर हम अमीर होते, अगर हमारी बात सुनने वाला कोई होता, तो शायद ये सब न होता। इस दुनिया में कमजोर के लिए इंसाफ नहीं है मैडम। राजेश ने किसी मासूम का खून नहीं बहाया, वह बस गैरत में आया था। मैं कुछ बोल ना सकी। प्रीति ने आंसू पहुंचे और बोली, ये सब राजेश की माँ की साजिश थी। उसने कहा था, मैं अपनी दूसरी बेटी कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को फांसी नहीं होने दूंगी। मैं सकते में आ गई। प्रीति बोली, हाँ, मैंने खुद को उस मंसूबे के लिए पेश किया ताकि राजेश बच सके। उसकी माँ ने उसे मुंबई के एक बड़े वकील के पास भेजा, वही वकील जिसकी जान राजेश ने बरसों पहले बचाई थी। वो वकील अदालत में पहुंचा और सच्चाई सामने आ गई। साबित हुआ कि राजेश ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ाई की थी, न कि कोई जघन्य अपराध किया था। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। प्रीति की आंखों में चमक आ गई। राजेश को सजाए मौत नहीं हुई, वह रिहा हो गया। मैं देर तक चुप बैठी रही। प्रीति जा चुकी थी, मगर उसकी कहानी मेरे दिल में बस गई थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी। मेरे दिल में गुजर गया, कुछ कहानियां वक्त के साथ मटती नहीं, वे हमेशा दिल के किसी कोने में जिंदा रहती हैं।